हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ओके, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का क्या मतलब होता है, कितने टाइप के अमलगमेशन होते हैं आपके, साथ ही कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड परचेज कंसिडरेशन क्या है, टाइप्स अमलगमेशन क्या है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज टॉपिक को हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, तो आप आगे की वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, इस अमलगमेशन मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन और मर्जर। जब टू और मोर देन टू कंपनीज जब मिलती हैं, कॉम्बिनेशन करती हैं, आपस में अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करती हैं, लाइक अपने मटेरियल को, अपनी कैपिटल को, लैंड, लेबर, सब चीज़ को, दैट मीन्स वाई मर्जर कर रहे हैं, वो कंबाइन हो रहे हैं, अमलगमेशन उनका हो रहा है। ओके, तो जनरली कंपनी क्यों मर्ज होती है, क्यों मिलती है एक दूसरे के साथ में, ताकि मार्केट में कॉम्पिटिशन को कम कर सके और साथ ही लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट बेनिफिट मिलते हैं ना, कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, उसका बेनिफिट ले सके और कुछ स्किल और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ उनको मिल सके। इन सब बेनिफिट के लिए ही कंपनी क्या करती है, मर्ज हो जाती हैं आपस में। एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में हो सकता है, या सेम स्केल की कंपनी जो है वो भी आपस में मर्ज हो सकती हैं। ओके, तो मर्जर में अमलगमेशन मीन्स क्या है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन और मर्जर। अमलगमेशन में क्या होता है, टू और मोर देन टू कंपनीज हो सकती है, मतलब एटलीस्ट टू कंपनी तो होनी ही चाहिए अमलगमेशन के लिए। कॉम्बिनेशन बनाना है तो कॉम्बिनेशन के लिए, पेयर के लिए एटलीस्ट टू तो होने ही चाहिए, और मोर देन टू भी हो सकती हैं। ओके, सो कंपनी क्यों करती है अमलगमेशन, बेनिफिट लेने के लिए, किस बात का, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का, मार्केट में कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, कट करने के लिए, स्किल और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ का, लेबर का बेनिफिट लेने के लिए, मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मार्केट में अपनी जो कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। तो अब जो अमलगमेशन है वो भी 3 टाइप का होता है, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके अमलगमेशन से रिलेटेड। फर्स्ट है अमलगमेशन, सेकंड है आपका एब्जॉर्प्शन और थर्ड है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन तीनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे हम। सो फर्स्ट है हमारा अमलगमेशन। अमलगमेशन मतलब क्या होता है कि जब एक दो कंपनियां मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करती हैं, दैट कॉल अमलगमेशन। सपोज कि ए है कंपनी, दूसरी कंपनी बी है, दोनों मिलकर एक सी कंपनी फॉर्म करती है मार्केट में, तो दैट मीन बाय कि अमलगमेशन हो रहा है। तो जब अमलगमेशन आपका होता है तो जो ए एंड बी कंपनी है वो अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे, मतलब ए एंड बी का जो बिजनेस है, उनकी जो एंटिटी है मार्केट से वो क्लोज हो जाएगी। ओके, ख़त्म हो जाएगी, और न्यू मार्केट जो है मार्केट में क्रिएट हो जाएगी, एक न्यू कंपनी का फॉर्मेशन होगा अंडर दी अमलगमेशन। ओके, सो यू कैन सी हियर मीनिंग, लाइक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। कनिका लिमिटेड एंड प्रियंका लिमिटेड बोथ एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, आर लिक्विड और वाउंड अप एंड न्यू कंपनी रचना लिमिटेड इज फॉर्म टू परचेज द कनिका एंड लिमिटेड प्रियंका लिमिटेड। ओके, कनिका और प्रियंका लिमिटेड जो दो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, उन दोनों ने मर्ज हो गए हैं, वो दोनों कंपनियां मिल गई हैं और क्या किया, एक न्यू कंपनी रचना लिमिटेड कंपनी फॉर्म की है। तो प्रियंका लिमिटेड और जो आपकी कनिका लिमिटेड है उनका क्या हो गया, वाउंड अप हो गया, उनका बिजनेस क्लोज हो गया, लिक्विडेशन हो गया, और एक न्यू कंपनी रचना लिमिटेड का मार्केट में क्रिएशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज द केस ऑफ अमलगमेशन और ऑल्सो कॉल्ड प्योर अमलगमेशन। वन थिंग और, कि आपकी जो कंपनी जिनका लिक्विडेशन हो रहा है या जो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, दोज कंपनीज आर कॉल्ड वेंडर कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी। ओके, तो आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं। वेंडर कंपनी कौन सी होती है, या फिर ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, जो कि मर्ज होती हैं, दोज आर कॉल्ड वेंडर और ट्रांसफर कंपनी। और जो एक न्यू कंपनी फॉर्म होगी ना मार्केट में, जो न्यू कंपनी बनेगी आफ्टर द मर्जर ऑफ दीज कंपनीज, दैट कंपनी कॉल्ड परचेजिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ओके, जो न्यू कंपनी बनेगी आपका रचना लिमिटेड, दैट कॉल्ड परचेजिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ओके, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। नाउ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन मीन्स कि मार्केट में जो एक लार्ज स्केल कंपनी है वो स्मॉल स्केल कंपनी को या मीडियम स्केल कंपनी को परचेज़ कर लेती है, अपने अंडर परचेज़ कर। जैसे आपने सुना भी होगा, जो आपका सी होता है, सी में एक बड़ी मछली होती है आपकी, फिश वेल मछली होती है। वेल मछली क्या होती है, जो भी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको खा जाती है ना। तो सेम यहाँ पर मार्केट में है, आपका मार्केट में क्या है, एक लार्ज स्केल कंपनी है, वो मार्केट में जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं उनको परचेज़ कर लेती है, ताकि में उसका मार्केट जो कैपिटल है, मार्केट कैप्चर जो है वो बढ़ जाए।
ओके, सो दैट इज़ अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में केस में क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज़ कर लेती है। तो अब जिस कंपनी को परचेज़ किया है उसका बिजनेस क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, वाउंड अप हो जाएगा। और जिस कंपनी ने परचेज़ किया है वो सेम अपना बिजनेस कैरी ऑन रखेंगे मार्केट में। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, if Anju Limited, an existing company, take over the business of Swati Limited, it is a case of absorption. It is also the case of absorption when Anju Limited takes the business of Swati Limited and Shanti Limited. तो absorption में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी को, बड़ी कंपनी जो है absorb कर ले, वो मोर देन वन कंपनीज़ को भी एब्जॉर्ब कर सकती है अगर वो कंपनीज़ रेडी हैं उसके अंडर परचेज़ होने के लिए, सेल होने के लिए, देन राइट। तो ये बताया है आपको कि जो अंजू लिमिटेड है वो सिर्फ एक कंपनी को, स्वाति लिमिटेड को नहीं, शांति लिमिटेड या सिमिलर टाइप की जो भी कंपनी है मार्केट में उनको भी कर सकती है परचेज, अपने अंडर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो सेम यहाँ पर है, जो कंपनियाँ आपकी एब्जॉर्ब्ड हो रही हैं दोज कंपनी आर कॉल्ड वेंडर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी, और जो कंपनी परचेज कर रही है कॉल्ड परचेजिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, एक्सटर्नल एज द नेम सर, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, आउटसाइड। रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से बनाना, राइट। तो क्या दोबारा से बना रहे हो, बिजनेस को एक्सटर्नली बाहर से आप दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो। लाइक कोई भी एक कंपनी है आपकी काफ़ी ईयर से, ABC लिमिटेड कंपनी है, ABC लिमिटेड, वो काफ़ी ईयर से आपकी लॉस में चल रही है। ओके, मार्केट में कोई गुडविल नहीं क्रिएट हो रही, मार्केट में कोई सेल ही नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही। तो अब क्या करते हैं, उसका नेम चेंज कर देंगे। ABC लिमिटेड की जगह क्या कर दिया, उसका XYZ लिमिटेड कर दिया। ओके, बाकी सब सेम है। तो क्या हुआ, सेम कंपनी ने अपना नेम बदल दिया बस। तो दैट कॉल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जिसे आप देखोगे मार्केटिंग में क्या होता है कि जो जनरली सेलर क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का एक्सटर्नली जो पैकेजिंग है वो चेंज कर देते हैं। तो कस्टमर को क्या लगने लगता है कि आप वो अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो हमें सप्लाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। रियल में तो वो वही चीज़ दे रहे होते हैं, बस उन्हें पैकेजिंग को चेंज कर दिया ताकि आपको अट्रैक्ट कर सकें। तो सेम यहाँ पर कंपनी क्या होती है कि अपने एक्सटर्नली अपने नेम को चेंज कर देते हैं ताकि जो आउटसाइडर्स आपके इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, या जो भी अदर उनके सप्लायर्स हैं, वो सब अट्रैक्ट हो और बिजनेस के साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सेम कंपनी ही अपने आप का नेम चेंज कर देती है। External reconstruction is also include the scheme of merger or combination. In external reconstruction, a brand new company is formed to take over the business of only one existing company. इसमें रिकन्स्ट्रक्शन केस में सिर्फ एक ही कंपनी होती है, वही अपने आप को चेंज कर देती है। यहाँ पर मोर देन वन कंपनी या मोर देन टू कंपनी नहीं हो सकती है, जबकि आपकी एब्जॉर्प्शन में और अमलगमेशन के केस में मोर देन टू कंपनीज अफेक्टेड होती हैं। लाइक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं क्लियरली। लाइक एक कंपनी है आपकी ओल्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लॉस में चल रही है काफ़ी ईयर से। अब वो उसका नेम चेंज कर देते हैं, पल्लवी लिमिटेड से पल्लवी 2013 कर देते हैं लिमिटेड। ओके, तो ये क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, उसने नेम चेंज कर दिया है। ओके, तो जो कंपनी ओल्ड कंपनी है पल्लवी लिमिटेड, उसका वाउंड अप हो गया, उसका बिजनेस क्लोज कर दिया। न्यू कंपनी पल्लवी 2013 लिमिटेड का फॉर्मेशन हो गया। तो जो न्यू कंपनी क्रिएट हुई है कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी, और ओल्ड कंपनी को कॉल्ड वेंडर कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी। ओके, आई होप कि तीनों में आपको मीनिंग समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए, देख सकते हैं आप कि अगर जैसे आपकी कुछ कंपनीज यहाँ पर मर्ज हुई हैं, अमलगमेट हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स का तो आप सुन ही रहे हैं, मार्केट में आजकल कितनी सारी बैंक्स जो है मर्ज कर रही है गवर्नमेंट। तो एक उसमें से जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका विजय बैंक और देना बैंक को मर्ज किया है, तो ये क्या है, अमलगमेशन का एग्जाम्पल है। वोडाफोन एंड आइडिया जो है वो मर्ज हुए हैं आपके रिसेंटली। वॉलमार्ट ने एक्विजिशन किया है आपका फ्लिपकार्ट का। ओके, फ्लिपकार्ट जो ये दोनों जो आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है उसको उसने एक्विजिशन कर लिया है। सिमिलरली कुछ टाइम पहले आपका वोडाफोन ने हैच को भी परचेज़ किया था, एब्जॉर्प्शन किया था। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, मर्ज हो गए हैं। ओके, अमलगमेशन हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लर्न कर सकते हैं या फिर और भी सर्च कर सकते हैं गूगल से। नाउ नेक्स्ट है हमारा कि जो अमलगमेशन है हमारा कितने टाइप से होता है। ओके, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ के जो मेथड्स हैं या जो वे हैं वो 2 वेज हैं। ओके, सो फर्स्ट वे हमारा अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, ऑल्सो कॉल्ड पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सेकेंड अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, ऑल्सो कॉल्ड परचेज मेथड। नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर में क्या होता है कि दोनों कंपनियां मर्ज हो जाती हैं और सेम अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर, सेम टाइप के बिजनेस जो होता है उनका वही होता है। जैसे सपोज एक कंपनी है वो भी प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, बी कंपनी है वो भी सेम टाइप
टाइप का प्रोडक्ट ही बनाती है। तो दोनों अपने बिजनेस को अगर जो कंबाइन कर ले, मिला ले, ओके, अमलगमेश कर ले, तो दैट मीन क्या है, नेचर ऑफ मर्जर है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। ठीक है, दोनों मतलब अपने बेनिफिट के लिए, दोनों को बेनिफिट हो रहा है इसलिए दोनों विलफुल जो है वो जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, दैट कॉल्ड पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और मर्जर। और सेकेंडली है आपका परचेज। अब परचेज आपका लाइक यू कैन से अब्जॉर्प्शन वाला जो केस है वो आपका परचेज वाला है, और जो मर्जर अमलगमेशन वाला केस है वो आपका मर्जर वाला पॉइंट है। ओके, उसमें क्या होता है, कंपनियां वॉलेंट्री जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसको कुछ प्राइस पेमेंट करके, कुछ पेमेंट करने के बाद उसके रिसोर्सेज को परचेज कर लेती है। फिर जिस कंपनी को परचेज किया जा रहा है वो अपना बिजनेस क्लोज कर देती है, एंड जो कंपनी परचेज करती है लार्ज स्केल कंपनी, वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है, राइट। तो ये दो मेथड हैं आपके अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ के, जिनके थ्रू कंपनी करती हैं। और इसका अकाउंट स्टैंडर्ड आप याद रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। अब अमलगमेशन अंडर द मर्जर करने के लिए, अंडर द परचेज करने के लिए कुछ कंडीशन बताई हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है ना कंपनियां, दोनों कंपनियां जो मिल रही हैं, मर्ज हो रही हैं, तो वो कर सकती हैं। तो वो दोनों कंपनियां क्या है, विलफुली मर्ज हो सकती हैं, जुड़ सकती है। तो क्या क्या कंडीशन है वो देखेंगे, और वो कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर कंपनी क्या है, परचेज के थ्रू मर्ज होंगी, अमलगमेट होंगी, या यू कैन से एब्जॉर्प्शन होगा। तो सी क्या कंडीशन है। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ही आपको पता है अमलगमेशन का। तो अंडर द नेचर और मर्जर अगर कंपनी को करना है तो कुछ कंडीशन बताइए इस स्टैंडर्ड में, वो सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होंगी ट्रांसफरर कंपनी की, मस्ट बी बिकम आफ्टर अमलगमेशन द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो अब ए एंड बी दोनों मिलकर जो न्यू कंपनी सी बना रहे हैं, तो इन दोनों की एसेट्स और लायबिलिटी इसकी बैलेंस शीट में आनी चाहिए, कम मस्ट बी, ओके, ज़रूरी है। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब वो प्रॉपरली अमलगमेट नहीं हो रही हैं। क्लियर। देन सेकंड बोला है कि आपके शेयर होल्डर जो हैं, जिनकी होल्डिंग नॉट लेस देन 90% है ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, okay, becomes the equity shareholder of the transferee company by virtue of the amalgamation। मीन्स कि ए एंड बी कंपनी जो दोनों मर्ज हो रही हैं और सी कंपनी फॉर्म कर रही हैं, तो अगर इसमें आपका 90%, एटलीस्ट 90% और मोर देन 90% का अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप ऑटोमेटिकली अमलगमेश होने के बाद जो न्यू कंपनी बन रही है ना सी, उसमें भी शेयर होल्डर रहेंगे सेम होल्डिंग के लिए। ओके, 90% और 90 से जितना भी ज़्यादा है आपका उतना ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगे। ओके, एज पर दी AS 14 बोला है। बट अगर आपका 90% से कम इन्वेस्टमेंट है, सपोज 50% का इन्वेस्टमेंट है, तो फिर सी कंपनी जो है आपको एक्सप्रेस करके अपना जो है इक्विटी शेयर होल्डर बनाएगी। ओके, यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में, consideration for the amalgamation received while those equity shareholder of the transferor company is discharged by the transferee company wholly by the issue of equity share in the transferee company except that cash may be paid in the respect of fractional। ठीक है, तो अगर आपका 90% से कम इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप जो न्यू कंपनी बनी है सी, उसमें कंपनी आपको पेमेंट करेगी। अब पेमेंट कैसे करेगी, वही सेम आपको इक्विटी शेयर होल्डर ही इशू कर देगी। क्लियर। बट कुछ पार्ट के लिए जिसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर नहीं दे पा रही है, उसके लिए फिर आपको कैश पेमेंट कर देगी। क्लियर कि फर्स्ट पॉइंट कि अगर 90% से आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, या अजम्पशन है न्यू कंपनी के शेयर होल्डर। बट अगर 90% से कम है तो कंपनी आपको पेमेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए कैश पेमेंट कर देगी। नेक्स्ट कंडीशन है आपका फोर्थ, द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमलगमेशन ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, इंपॉर्टेंट का है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दो दोनों कंपनियां मिल रही हैं ना, वो दोनों जो न्यू कंपनी क्रिएट करेंगी ना, तो सेम बिजनेस आपका न्यू कंपनी कैरी ऑन करेगी मार्केट में। ये ना हो कि वो अपना बिजनेस जो है वो चेंज कर ले, नो, सेम बिजनेस करना है। अगर कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर वो मर्जर वाला आपका अमलगमेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर, परचेज वाला हो जाएगा। तो बिजनेस जो है वो चेंज नहीं करना है आफ्टर अमलगमेशन, ये कंडीशन है एज पर दी AS 14। एंड लास्टली बोला है आपको, नो एडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट दैट इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। मीन्स जब A एंड B दोनों मर्ज होने के बाद C कंपनी के नेम से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट और P&L,
तो उसमें जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए वैल्यूज़ में। सपोज अगर एक ही एसेट्स है 10 लाख रुपीज़ की, बी के एसेट्स है 5 लाख रुपीज़ की, तो टोटल 15 लाख रुपीज़ की एसेट्स आपकी आनी चाहिए सी कंपनी में। सिमिलरली लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग है और अदर आइटम्स के रिगार्डिंग। क्लियर। बट अगर कुछ भी चेंज करना है तो वो पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ओके सेम करने के लिए करना चाहिए। सपोज़ कि आपकी जो ए कंपनी है और बी कंपनी है एंड सी कंपनी है, ठीक है। ए जो है एसएलएम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगा रही थी और जो बी कंपनी है वो डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सी कंपनी में जो डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा ना उसमें सेम मेथड आना चाहिए, सेम इफेक्ट बनना चाहिए डेप्रिसिएशन का। तो क्या करेगी कंपनी, दोनों के अकॉर्डिंग टोटल कितना डेप्रिसिएशन बन रहा है उसको कंपेयर करेगी, फिर जो भी एक्सेस है या शॉर्टेज ऑफ डेप्रिसिएशन आया है उसे इस कंपनी में रिकॉर्ड करेंगे और फिर एक पर्टिकुलर मेथड डब्ल्यूडीबी या एसएलएम वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। फैक्टर एस्ट्रोप्रैक्टिव फैक्ट वाला जो था ना आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन में, आई होप, उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। तो ये सभी कंडीशन आपकी इन द नेचर ऑफ मर्जर में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कंपनी जो है वो मर्जर के थ्रू अमलगमेट हो सकती है, अदरवाइज उसे परचेज वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। परचेज वाला मेथड क्या होता है, वहाँ पर कंपनी पेमेंट करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में जल्दी से। क्या डिफरेंस है, अंडर द अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन अंडर द नेचर ऑफ परचेज। कंडीशन जो हमने पढ़ी वही कंडीशन जो है यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, तो आप खुद भी समझ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी देख लें एक बार क्या लिखा है। फर्स्ट है पुलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पुलिंग मतलब ट्रांसफ़र। तो अंडर द मर्जर क्या होता है कि सिंपली ट्रांसफ़र हो जाती है एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम द वेंडर कंपनी टू परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। जबकि अंडर द परचेज क्या होता है, सिंपल नहीं होता है, किस प्राइस पर वो ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, परचेजिंग कंपनी कितना प्राइस पेमेंट कर रही है वेंडर कंपनी को उसकी एसेट्स के लिए, उसकी लायबिलिटीज़ के लिए, और कौन कौन सी एसेट्स कौन कौन सी लायबिलिटी वो टेक ओवर करने के लिए रेडी है, बस वही लिखी जाएंगी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। क्लियर। सेकेंड है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का पढ़ा कि जो आपकी वेंडर कंपनी में अगर आपकी 90% से ज़्यादा की होल्डिंग है ना तो आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे न्यू कंपनी के मेंबर। बट अंडर दी परचेजिंग में ऐसा कोई सीन नहीं है, जब तक कि परचेजिंग कंपनी आपको नहीं बोलेगी तब तक आप नहीं बन सकते। और बिजनेस है कि आपको पढ़ा अभी हमने मर्जर के केस में क्या है, सेम बिजनेस कैरी ऑन करेगी न्यू कंपनी। परचेजिंग कंपनी जो है वो सेम बिजनेस कैरी ऑन करेगी, उसको चेंज नहीं कर सकती है जब आफ्टर दी अमलगमेशन। बट परचेज के केस में वो आपको पेमेंट कर रही है तो उसकी ऑफकोर्स मर्जी होगी, वो चाहे तो चेंज कर रहे या ना चाहे तो सेम बिजनेस भी कैरी ऑन रख सकती है। और नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब जो पेमेंट करेंगे, ओके, परचेजिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी को पेमेंट करेगी ना वो कैसे कर सकती है, तो वो अंडर द मर्जर में तो कर सकती है थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली। ठीक है, इक्विटी शेयर ही देगी सिर्फ। जबकि अंडर द परचेज वो कैसे भी कर सकती है, इक्विटी शेयर भी दे सकती है, कैश भी दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती है। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है परचेजिंग कंपनी की बुक में आफ्टर अमलगमेशन किस प्राइस पर लिखा जाएगा, बुक वैल्यू पर। ओके, बुक वैल्यू मतलब जो भी प्राइस बैलेंस शीट में गिवन है दोनों की वही प्राइस पर। जबकि अंडर द परचेज तो उनका अग्रीड वैल्यू क्या होगा, किस प्राइस पर वो दोनों कन्विंस कर रहे हैं उस प्राइस पर लिखा जाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ रिजर्व्स। कौन कौन से रिजर्व जो है वो रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर द अमलगमेशन, ओके, न्यू कंपनी की बुक्स में। सो इन केस ऑफ मर्जर तो आपके जितने भी रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व है, वो सब लिखे जाएंगे। बट अंडर द परचेज में आपके सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ही लिखे जाएंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी को प्रिपेयर करना, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना पड़ेगा कंपनी को अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ भी हो जाता है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़, ये सब कुछ होते हैं आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो परचेज के केस में आपने लिखना है स्टैट्यूटरी रिजर्व आफ्टर अमलगमेशन, बट इसमें मर्जर के केस में तो सभी लिखने और परचेज के केस में सिर्फ स्टैट्यूटरी वाले ही लिखने हैं। और पीएनएल स्टेटमेंट है, तो पीएनएल स्टेटमेंट में क्या है, सिंपली कंबाइन हो जाएंगे जो भी एक्सपेंसेस है और आपके रेवेन्यू आइटम है, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी का हुआ है, बट इस केस में सिंपली नहीं होंगे, नॉट कंसीडर इवन। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन द वेंडर कंपनी एंड द परचेजिंग कंपनी, मतलब कि नेट एसेट्स मतलब वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो है और परचेज कंसिडरेशन जो दिया जा रहा है बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी, उसमें जो डिफरेंस होगा ना, सपोज बिजनेस की वैल्यू 10 लाख आई है लेकिन कंपनी जो परचेज कर रही है वो 8 लाख पेमेंट कर रही है, तो अब ये जो 2 लाख का गैप आया है ना, 2 लाख का जो यू कैन से लॉस या प्रॉफिट है, एक पार्टी को लॉस है, तो उसको कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा रिजर्व से इन केस ऑफ मर्जर।
ओके, कौन से रिजर्व्स? ऑल रिजर्व, आपके जो रेवेन्यू रिजर्व है लाइक जनरल रिजर्व है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम है, वहाँ से एडजस्ट करेंगे। बट इन केस ऑफ परचेज उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? गुडविल अकाउंट में या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, यहाँ से एडजस्ट करेंगे। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके बिटवीन नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज अमलगमेशन के केस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट परचेज कंसिडरेशन। लाइक अगर कंपनी जो है अमलगमेट हो रही है थ्रू दी परचेज मेथड, तो परचेज मेथड में आप प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा परचेजिंग कंपनी को, वेंडर कंपनी को, राइट। वेंडर कंपनी कुछ प्राइस पेमेंट करेगी, सो दैट प्राइस कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो परचेज कंसिडरेशन है जो पेमेंट करना है ट्रांसफरी कंपनी को, ट्रांसफरर कंपनी को, वो कितना होना चाहिए और किस फॉर्म में कर सकती है, राइट। तो परचेसिंग कंसिडरेशन सबसे पहले देख लो, मीन सिंपल प्राइस पेबल बाय द ट्रांसफरी परचेजिंग कंपनी और वेंडी कंपनी टू दी ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी और वेंडर कंपनी। ओके, ये सब सिनोनिम्स है कि ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को जो भी पेमेंट कर रही है दैट कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो अकॉर्डिंग टू AS 14 जो कि हमारा अमलगमेशन का स्टैंडर्ड है, कहता है कि जो परचेजिंग कंपनी है वो ट्रांसफरर मतलब वेंडर कंपनी को सिर्फ उसके इक्विटी शेयर होल्डर, सिर्फ उसके शेयर कैपिटल के लिए पेमेंट करेगी, इक्विटी नहीं शेयर कैपिटल के लिए पेमेंट करेगी, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही तो ऑनर होते हैं। तो परचेजिंग कंपनी उनकी सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए पेमेंट करेगी, उसकी लायबिलिटीज़ के लिए, उसकी क्रेडिटर्स के लिए, ओके, डिवेंचर्स के लिए, उसके लोन के लिए पेमेंट नहीं करेगी। मतलब ये सब जो पार्ट है आपका लायबिलिटी का वो परचेज कंसिडरेशन में काउंटेबल नहीं होगा एज पर दी AS 14। क्लियर? क्या काउंटेबल नहीं होगा? कोई भी लायबिलिटी काउंटेबल नहीं होगी, सिंपल। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोई भी, क्लियर, लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, कोई भी लायबिलिटी आपने इंक्लूड नहीं करनी है परचेज कंसिडरेशन में। मतलब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को सिर्फ उसकी शेयर कैपिटल के लिए पेमेंट करेगी। ओके, सो देखते हैं परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या मेथड्स हैं। देखिए आपके AS 14 जो है उसमें हमारे परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड्स बताए हैं। ओके, फर्स्ट मेथड है लमसम मेथड, सेकंड है नेट एसेट्स मेथड, एंड थर्ड है हमारा टोटल पेमेंट मेथड, एंड फोर्थ है स्वैप मेथड, इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज रेशियो मेथड। ओके, एक्सचेंज रेशियो मेथड। तो ये 4 मेथड है जिनके थ्रू हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन मतलब कि जो परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी को कितना पेमेंट करेगी ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे आपका मेथड है लमसम मेथड, नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा अब कि लमसम मतलब कि वेंडर कंपनी खुद बता देती है कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए। सपोज मुझे 15 लाख का अमाउंट चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, और जो परचेजिंग कंपनी है वो उसे 15 लाख रुपीज़ सिंपली पेमेंट कर देती है। तो दैट इज़ कॉल्ड लमसम मेथड। क्लियर? सेकेंड है हमारा नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स एज द नेम सजेस्ट, नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होती हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज़। अब आउटसाइडर लायबिलिटीज़ क्या होती हैं आपको पता होगा क्या होता है? डिवेंचर्स होते हैं, कोई भी बैंक लोन है वो होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी ने कोई फ़ंड बनाया है, अगर जैसे क्या होता है आपका प्रोविडेंट फंड है वो बनाया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है वो बनाया है, आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो बनाया है, तो ये सब भी आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ होती हैं। क्लियर? तो नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगी आपकी? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज़। चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए परफॉर्मा आपने फॉलो करना है नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स जितने भी आपके एसेट्स हैं। अब इसमें एसेट्स में क्या होगा आपका? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो सभी आएंगी। ओके, बट फिक्टिशियस एसेट जो है वो नहीं आएंगी। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। अब फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है आपको पता होगा? पहले हम लिखते थे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नेम से लिखते थे, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स कोई है, ओके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको अगर कोई बैलेंस शीट में गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस गिवन है अगर, तो ये सब क्या होते हैं? ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। तो अगर एसेट साइड में आपको बैलेंस शीट में ये सब आइटम गिवन है ना, तो उनको प्लीज़ रिकॉर्ड मत करना। ओके, वो सब नहीं आएंगे यहाँ पर एसेट्स में। सिर्फ टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स आप लिखेंगे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। बाकी करंट एसेट्स आपके और फिक्स एसेट्स जो हैं वो आएंगे।
क्लियर। और किस प्राइस पर लिखोगे आप, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला है तो आप बुक वैल्यू पर लिखोगे। बुक वैल्यू मतलब जो भी एसेट्स का प्राइस गिवन है बैलेंस शीट में उस पर। और अगर बुक आपको बताया है एग्रीड वैल्यू एडजस्टमेंट में कि हम सपोज 10 लाख वाली एसेट्स को 5 लाख में ले रहे हैं, तो फिर 5 लाख मतलब एग्रीड वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर नेट एसेट्स वैल्यू के अंडर। देन सेकेंड है लायबिलिटी माइनस करेंगे आप। सिमिलरली लायबिलिटी के रिगार्डिंग है, अगर कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एग्रीड वैल्यू गिवन है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड क्रेडिटर्स आपको पता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर्स, कोई लोन होता, कोई प्रोविडेंट फंड होता, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स होता, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होता, तो वो सब भी आएंगे। क्लियर। तो दोनों का डिफरेंस जो है आपका परचेज कंसिडरेशन और ऑल्सो कॉल्ड नेट एसेट्स कैलकुलेट हो जाती है आपकी, और वही आपका परचेज कंसिडरेशन होता है अंडर दी सेकंड मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए पॉइंट। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका जिसके थ्रू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट आपको डेबिट बैलेंस गिवन है और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब सभी एसेट्स हैं आपकी, और क्रेडिट बैलेंस मतलब सभी लायबिलिटी है एंड कैपिटल है। तो यहाँ पर देन एडजस्टमेंट में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर ये देखिए कि बिल्डिंग का एग्रीड वैल्यू गिवन है आपको। साक्षी लिमिटेड इंटेंड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म। एग्रीड वैल्यू गिवन है बिल्डिंग का, प्लान मशीनरी का, फर्नीचर का, इन्वेंट्रीज का। डेटर्स के लिए बोला है कि प्रोविजन बनाने के बाद 10% लेना है, गुडविल की वैल्यू नील लेना है, राइट। और यही सब एसेट्स हमारे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्डिंग की वैल्यू क्या लिखा है 240 दिया हुआ है, मशीनरी की वैल्यू क्या है 510 है, जबकि यहाँ पर एग्रीड वैल्यू क्या बोला है, ये देखिए आप 2 लाख बोला है सिर्फ इसका, और इसका 465 बोला। तो आपको ये वाला वैल्यू लेना है इन सभी एसेट्स का, और जिनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं बोला है उनका वही बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है वो लिया है। तो यहाँ देखिए आप एसेट्स की वैल्यू, एसेट बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया सेम 2 लाख पर, 465 पर, फर्नीचर का 36, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिया, स्टॉक डेटर्स को प्रोविजन बनाने के बाद लिया है, बिल रिसीबल सेम ले लिया, बुक वैल्यू पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को वहाँ पर से एसेट्स में से ले लिया। इन्वेस्टमेंट का देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ओके तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ 2 प्राइस गिवन है आपको, बुक वैल्यू दिया है और मार्केट वैल्यू दिया है। तो मार्केट वैल्यू को क्या मानेंगे, एग्रीड वैल्यू मानेंगे। बाकी कैश इन हैंड, बिल रिसीवल के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला, तो इनका सेम यही प्राइस ले लेंगे। क्लियर। और यहाँ पर गुडविल को 0 बोला है, तो गुडविल इसलिए वहाँ पर कैलकुलेट कंसिडर नहीं किया। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं इसलिए इनको नहीं लेंगे। क्लियर। यहाँ पर आप देख लो फिर भी कंपेयर करके, एक सेकेंड, ये देखिए ठीक है। तो टोटल एसेट्स आपकी फाइनली आ गई 14,02,800। अब एसेट्स की लायबिलिटी आ जाएंगी। लायबिलिटी आपकी जो भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी के रिगार्डिंग में सेम एडजस्टमेंट में जो बोला है उनको लेंगे, और जो नहीं बोला है उनको सेम बुक वैल्यू पर लेंगे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है आपका 26,000 पे हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी है 40,000 आया है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर कितना गिवन है इसमें, ये देखिए यहाँ पर क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन 56 गिवन है, जबकि वहाँ 26 दिया हुआ है, तो 26 को लेंगे क्योंकि एग्रीड वैल्यू 26 हो रहा है। और प्रोविडेंट फंड भी नहीं, क्या दिया था सेकंड आपका, टैक्स बोला था, टैक्स यहाँ पर 32 है और वहाँ पर आपको 40,000 गिवन है, तो 40,000 आप रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी कुछ नहीं बोला है तो सबको सेम वैल्यूबल्स पेबल का यही ले लेंगे 35, क्रेडिटर का 2,25,000, प्रोविडेंट फंड का 1,10,000, और यहाँ पर डिवेंचर्स भी हैं 1 लाख के, तो सेम इनका 1 लाख डिवेंचर्स का ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर। ओके सो देन फाइनली हमारे टोटल लायबिलिटी आ गई 5,36,000। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस किया तो हमारा क्या परचेज कंसिडरेशन आ गया, ऑल्सो कॉल्ड नेट एसेट्स वैल्यू। क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, परचेज कंसिडर एज पर दी नेट एसेट्स मेथड। लेकिन आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन लिख लिया, टैक्स लायबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंसिव 15,000 टू बी बोर्न बाय द साक्षी लिमिटेड। साक्षी लिमिटेड कौन है, परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है। तो जब परचेजिंग कंपनी बियर करती है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो उनको रिकॉर्ड नहीं करते एज पर दी AS 14। ओके तो इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। देन क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ये जो परचेज कंसिडरेशन आपने कैलकुलेट किया ना, कि मतलब बिजनेस जिसको टेक ओवर किया जा रहा है उसकी वैल्यू इतनी है 8,66,800 है। अब जो परचेजिंग कंपनी है साक्षी, वो उसको ये जो पेमेंट है वो किस तरीके से करेगी, कैश में कितना देगी, इक्विटी शेयर होल्डर कितना देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना देगी, ये बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको लिखा भी है
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड इन कैश, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने भी हैं उनको पूरा फुल पेमेंट किया जाए कैश में, और बैलेंस जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा या कितने पर, ₹10 पर शेयर अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आपको पता होगा जब भी वाइंड अप होता है कंपनी का तो सबसे पहले पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे कितना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 2 लाख पेमेंट कर दिया। उसके बाद बोला इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना है, लायबिलिटी तो 8 लाख की, लेकिन बोला है बैलेंस देना है। यहाँ पर देखिए आप टोटल कंसिडरेशन कितना बनता है हमारा, 8,66,800 का बना है। तो उसमें से 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, फुल बोला था, बैलेंस बोला था, तो बैलेंस मतलब 8,66,000 में से 2 लाख को माइनस कर दो आप, तो कितना बचा, 6,66,800 आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। पूरा सेटल हो गया। ओके, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का कितना था, 8 लाख वालों को हमने 6,66,800 में सेट ऑफ कर दिया है। क्लियर। तो ये है आपका मतलब मोड ऑफ पेमेंट, और कितना पेमेंट करना है वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा टोटल पेमेंट मेथड, उसकी बात कर लेते हैं। टोटल पेमेंट मेथड, टोटल पेमेंट में क्या है, पेमेंट की बात करेंगे। पेमेंट मतलब कि आप पेमेंट का जो परचेजिंग कंपनी है, ओके, जो परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी को पेमेंट किस किस तरीके से करी, मतलब टोटल पेमेंट परचेजिंग कंपनी से वेंडर कंपनी को जा रही है वो किस फॉर्म में जा रही है, इक्विटी शेयर में कितना पेमेंट किया है, प्रेफरेंस शेयर में कितना पेमेंट किया है, कैश में कितना पेमेंट किया है, उन सबको ऐड कर देंगे तो आपका क्या है, परचेज कंसिडरेशन एज पर दी टोटल पेमेंट मेथड आ जाएगा, और मोड ऑफ पेमेंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टेबल से देख सकते हैं, सिंपली बताया आपको शॉर्ट में। प्रोसीजर है सेम। अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे आएगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने दे रहे हो, साथ ही किस प्राइस पर दे रहे हो, क्योंकि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है या फिर प्रीमियम पर या फिर पार पर भी कर सकती है, इसलिए इसी प्राइस यहाँ पर बताया है। और साथ ही हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ पार्ट आप शेयर्स में दे दो, कुछ कैश में दो। सेम इक्विटी शेयर को है, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स दे दो, कुछ आप कैश पेमेंट कर दो। तो फाइनली कितना पेमेंट करा है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन एज पर दी टोटल पेमेंट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेम अगेन यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी नहीं लेना है आपने, कोई भी एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना है इसके अंडर, नेट एसेट्स में और टोटल पेमेंट में भी। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है हमारा नेट पेमेंट मेथड के लिए। क्या बोला है, रजनीगंधा लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वसुंधरा लिमिटेड consideration being to take over the liabilities and the payment of the cost of absorption as a part of the business purchase consideration not exceeding 20,000, actual 17,000। ठीक है, टेक ओवर कर रही है कौन सी, वसुंधरा लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया गया है रजनीगंधा ने। और जो आपका लिक्विडेशन होगा वसुंधरा का, तो उसके लिए एक्सपेंसेस कितने आए आपके लिक्विडेशन के लिए, कॉस्ट 17,000 आया है, और वैसे भी बताया था कि 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द पेमेंट ऑफ द डिवेंचर ₹1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, डिवेंचर्स का पेमेंट कर रहे हैं कंपनी कितने पर, 10% प्रीमियम पर, 9% डिवेंचर्स हैं वो एट पार पर जिनको इशू किया गया था। द पेमेंट ऑफ ₹16 पर शेयर इन कैश, और शेयर्स को क्या ₹16 कैश में पेमेंट करना है, एंड अलॉटमेंट ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच, एंड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 4 शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में देना है कितने, 4 शेयर के लिए 1 प्रेफरेंस शेयर देना है, ओके, 4 के बदले आपने 1 प्रेफरेंस शेयर देना, और इक्विटी शेयर देना है 6 इक्विटी शेयर्स देना है फॉर एवरी 4 शेयर्स। क्लियर। और बाकी आपको ₹16 के अकॉर्डिंगली कैश में भी पेमेंट करना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द वेंडर कंपनी कितने हैं, जो कंपनी को मतलब वसुंधरा के नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कितने हैं, 2 लाख हैं, जो कि 10 ईच है। कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन एज पर दी AS 14। सो सी यहाँ पर आपको परचेज सॉल्यूशन में देख सकते हैं, 16 की पेमेंट करना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 लाख है, कैश पेमेंट करना था 16 के अकॉर्डिंग, तो आपका 32 लाख का पेमेंट बनता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। साथ ही उनको बोला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि 1 फॉर एवरी 4 शेयर देना है, तो 4 से डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर 2 लाख को, और कितने पर देना है, एट पार ₹10 पर ही देना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 लाख का पेमेंट बना है आपका। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बोला था कि 6 देना है फॉर एवरी 4 शेयर्स, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को टोटल, और ₹10 पर ही इशू करना है, तो सेम 30 लाख का पेमेंट बना। यानी कि टोटल कंपनी परचेजिंग कंपनी कितना पेमेंट करेगी, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 67 लाख। और 67 लाख को पेमेंट किस किस मोड में कर रही है कंपनी, कैश पेमेंट किया है 32 का, प्रेफरेंस शेयर दिए हैं 5 के, और इक्विटी शेयर्स दिए हैं 30 के। क्लियर। और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस और लायर डिवेंचर्स पेमेंट बताया है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि AS 14 में बताया है कोई भी लायबिलिटी कोई भी एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन।
किसी भी मेथड के अंडर हो, वो आपका नेट एसेट्स हो, टोटल पेमेंट हो, किसी में नहीं कंसीडर करना है। ओके, आई होप कि आप क्या समझ गए होंगे परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। अब था जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है, फोर्थ, एक्सचेंज रेशियो मेथड और ऑल्सो कॉल्ड स्वैप मेथड। तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लीजिए। ओके, सो एक्सचेंज रेशियो, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, एक्सचेंज रेशियो मतलब कि अब वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी, जो वेंडर कंपनी एक मतलब एक कंपनी जो बी कंपनी में जा रही है सपोज, तो बी कंपनी में उसके शेयर होल्डर को कितने शेयर्स मिलेंगे, 1/4 या 6/4, जैसे अभी हमने किया, ये दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेशियो। तो अब ये एक्सचेंज रेशियो है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ठीक है, बट अगर नहीं गिवन है तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी हमने नेट एसेट्स मेथड में सीखा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडिंग लायबिलिटीज, क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको गिवन ही होंगे क्वेश्चन में, तो उनको डिवाइड करेंगे तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, और जब इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा तो आप सिंपली एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, पहले मीनिंग समझ लिए, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सेकेंड, सॉरी, ये देखिए मीनिंग क्या लिखा है। समटाइम्स द ट्रांसफरी परचेजिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वेंडर ट्रांसफर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर टू बी एक्सचेंज बाय द शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो। और ये किस बेस पर कैलकुलेट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए ये देखिए, दो कंपनियां हैं, जया लिमिटेड है और ललिता लिमिटेड। जया लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है और जो ललिता लिमिटेड है वो वेंडर कंपनी है, सेल हो रही है, मतलब इसके अंडर ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब इनकी नेट एसेट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, जया की 55 लाख है और इसकी 82,50,000 है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख और 75,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे कैसे, ए डिवाइडेड बाय बी। ए मतलब कि इनकी नेट एसेट्स जो कि है 55 लाख और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1 लाख। 55 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, राइट। सेम यहाँ पर है 82,50,000 डिवाइड बाय 75,000 कर दो तो 110 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। अब रेशियो निकालना है तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू आया है इसको कट कर दो, 55 रेशियो 110 करना है अपने, तो 55 1 जा 55 और 55 2 जा 110 होता है। तो रेशियो क्या आ गया 1:2, मतलब वन शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स, मतलब ललिता लिमिटेड को 1 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 2 शेयर, मतलब 2 शेयर सेक्रीफाइस करेगी तो उसे 1 शेयर मिलेगा न्यू कंपनी में, जया लिमिटेड कंपनी में, क्लियर। ओके, सो रेशियो कैलकुलेट करिए। आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में या तो आपको डायरेक्टली नेट एसेट्स गिवन होगा या फिर टोटल एसेट्स जो भी हैं सेपरेटली गिवन होंगी, उन सबको आप टोटल करेंगे, माइनस करेंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को, तो आपकी नेट एसेट्स आ जाएंगी, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो गिवन ही होंगे क्वेश्चन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मेथड्स है, और मीनिंग ऑफ अमलगमेशन क्या है, कितने टाइप का होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं आप डालूँ सेम टॉपिक से रिलेटेड आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।